Good morning to all of you. This is 23 of May 2020 and this is aptitude test number 23. So welcome back to Sonika Math classes and be ready for your aptitude test. Right, so the question number 1 regarding with current affairs is in front of you and be ready for answering the question. Okay, right. So the question number 1 is in front of you. Name the country which has approved the new political map of which includes India's लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा अंडर इट्स टेरिटरी। उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें भारत के लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकेंड। ओके, इसका सही आंसर है आपका, याद रखेंगे हम, नेपाल। ये अगर मैं बात करूं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ 2 नवंबर 2019 से, जब फर्स्ट टाइमिंग में इंडिया ने पॉलिटिकल मैप में इन तीनों के तीनों टेरिटरीज को अपने अंदर दिखाया, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को। इसके बाद में अगर हाल ही में सड़क निर्माण किया है जो शायद चाइना बॉर्डर तक जाता है, उस चक्कर में नेपाल ने इसका विरोध किया है कि इन तीनों की तीनों टेरिटरीज पे उसका आधिपत्य है, जिसके लिए गलत तरीके से यहाँ पर सड़क का निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है। वहां पर नेपाल के आम लोगों को जाने की परमिशन भी नहीं है और वहां पर इंडिया ने अपनी आर्मी लगा रखी है। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो ये अभी हाल ही में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, याद रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, केपी शर्मा ओली, ने हाल ही में पॉलिटिकल मैप को जारी करते हुए ये तीनों की तीनों टेरिटरीज लिपू लेक एंड काला पानी एंड लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में बताते हुए ये भी घोषणा की है कि इन तीनों की तीनों क्षेत्रों को कूटनीतिक तरीके से भारत से वापस लिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज which multinational company acquired Ahmedabad based AI startup White Prophecy? Right, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अहमदाबाद स्थित AI स्टार्टअप व्हाइट प्रोफेसी का अधिग्रहण हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए CDS, ऑप्शन नंबर बी इंफोसिस, ऑप्शन नंबर सी एसेंचर, ऑप्शन नंबर डी टेक महिंद्रा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है आपका एसेंचर। और एसेंचर एक आपकी जो आईएस बेस्ड कंपनी है, दैट मींस आयरलैंड से आपकी जो कंपनी है उसको हमें याद रखना है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो दूसरा इसका क्या याद रखना है हमें कि जो आपकी एसेंचर है उसने जो गुजरात के अहमदाबाद, जो कि अभी बहुत ज्यादा आपकी हाईलाइट्स में है क्योंकि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जहां से मिले थे वो गुजरात के अहमदाबाद सिटी से ही मिले थे हम लोगों को। और आप जानते हैं कि जो अहमदाबाद सिटी है वो आपका क्या है, उसमें एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था जो आपका AI, दैट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्हाइट प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, इसके नाम से एक क्या किया गया था, स्टार्टअप शुरुआत किया गया जिसका एसेंचर ने अधिग्रहण कर लिया है। तो आपको याद रखना है वो कौन सी कंपनी है, एसेंचर है। एसेंचर की जो कहाँ की कंपनी है वो आयरलैंड की कंपनी है। और दूसरा इनकी याद रखना है हमें चेयरमैन का नाम, चेयरमैन का नाम है इनका पियरे अंटरम और इनके पियरे अंटेरम, राइट, ध्यान दीजिएगा, इनके चेयरमैन है। और दूसरा इनके CEO, दैट मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो इनको याद रखना है आपको जूली स्वेट। क्या नाम है इनका, जूली स्वेट, याद रखिएगा, जूली स्वेट आप याद रखेंगे, CEO है। और पियरे एंटरम इनके क्या है, चेयरमैन है। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाउ मेनी मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट इन द स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क? कोणार्क सूर्य मंदिर और शहर के 100% सौरकरण की योजना के लिए कितने मेगावाट ग्रिड की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 25। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। और इसका सही आंसर है आपका 10 मेगावाट। तो आप याद रखिएगा जो आपके इंडिया का शायद सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोणार्क है जहां पर आपका फेमस सूर्य मंदिर यहां पर स्थित है जो कि बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत फेमस है, जो कोणार्क का, जो उड़ीसा
आपके स्टेट में आता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, पूरा का पूरा जो सूर्य मंदिर का जो प्रांगण है और साथ में क्या पूरे के पूरे कोणार्क सिटी को सोलर क्या कराना चाहता है, सोलर से चलाना चाहता है। उसके चक्कर में अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी ग्रिड मेगावाट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है कि इतना ये पावर प्रोडक्शन करेगा। तो लगभग इसका जो आइडिया है, जो इसकी इमेजिनेशन है, जो इसकी बोल सकते हैं हम लोग डिजाइनिंग है, वो 10 मेगावाट की है। कितने की है? 10 मेगावाट। याद रखेंगे उड़ीसा में ही यहाँ पर जो इनके चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नवीन पटनायक, और दूसरा वो कौन सी, बीजेडी, राइट, याद रखना है ये उस पार्टी से। दूसरा जो आपका ओडिशा में एक और पर्यटन स्थल है जो कि बहुत अच्छा है, जिसका नाम 4 धामों में आता है, जगन्नाथपुरी, राइट, जो पुरी से है। तो हमें ये चीजें कुछ माइंड में याद रखनी है। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। और ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, राइट। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिस सिटी, राइट। भारत के प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी शिमला, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। जल्दी से आपको आंसर बताना है, 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका, तो मैं आपका सही आंसर बता दूं तो यही आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो आपका कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता कैपिटल कहां की है? वेस्ट बंगाल की, राइट। तो याद रखिएगा, इसकी जो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो 1 जुलाई 1916, दैट मीन 1 जुलाई 1916 को इसको रखा गया था। इसका टारगेट क्या है, इसका एम क्या है, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? तो याद रखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज टू ओनली द एनिमल टैक्सोनॉमी एंड कंजर्वेशन, दैट मीन्स एनिमल की टैक्सोनॉमी को और साथ में उनकी कंजर्वेशन पर जोर दिया जा सके, राइट। याद रखेंगे हम, ये कहां पर है? कोलकाता में। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और हिंदी पोर्शन आपका स्टार्ट होता है, राइट। सो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर डी जगनिक। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है विद्यापति। जो विद्यापति को आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है क्योंकि इनकी बहुत फेमस रचनाएं थी, जो उस वक्त में शायद इन्हें हम एक बात करें तो पॉलीग्लॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि विभिन्न इन्होंने भाषाओं का ज्ञान होने के बाद विभिन्न भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। इसी वजह से इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया आदिकाल का। और इनकी प्रमुख रचना पदावली, जो शायद वो कीर्ति लता, याद रखना इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कीर्ति लता और पदावली, जो कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी। और याद रखेंगे पदावली की रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी, राइट। चलेगा, चंद्रवरदाई बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, इनकी बहुत फेमस रचना है। पृथ्वीराज रासो, ये भी आपकी कौन से के हैं? आदिकाल के ही एक फेमस कवि हैं। चलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 टोटली, बट हिंदी का सेकंड क्वेश्चन। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी रूपक। जल्दी से बताइएगा, 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार क्या होता है आप लोग जानते हैं। यमक अलंकार उस पद में, किसी भी पद में आने वाले, जब किसी एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है और उन दोनों के दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले पद में, आप देखें तो तारे 2 शब्द में आया हुआ है, लेकिन जेते तुम तारे मतलब जिन लोगों ने, जिस प्रकार से तुम लोगों ने या जिन लोगों को तुमने तारा है, तारण किया है, उनका उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो जितने लोगों का तुमने तारणहार किया है उतने तो आसमान में तारे ही नहीं है। तारे मतलब यहां पर आपका क्या है? स्टार से आ रहा है, जो आसमान में तारे हो, पहले वाले तारे का तारण से, उद्धार करने से। तो देखिएगा यहां पर 2 तारे आए हो, दोनों का शब्द अलग अलग है, इसी वजह से यहां पे यमक अलंकार है, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है यहां पर, राइट, एंड दिस इज choose the appropriate synonym for the word smother is option number A deaden, option number B stifle, option number C discourage and option number D ruin। यहाँ पे याद रखना जो stifle की स्पेलिंग है वो सिंगल एफ, राइट, सिंगल एफ।
ओके, तो इसका आपको जल्दी से बताइए, इसका आपके पास में क्या बोल सकते हैं, इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर, जैसे कि अधिकतर बच्चों ने सोचा होगा कि जिसमें करेक्शन आ जाता है वही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका बाई मिस्टेक मेरे से लिख गया है तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले स्मूथर मीन्स होता क्या है? स्मूथर मीन्स दबाना होता है, बुझाना होता है, राइट। और एक जो प्रमुख यहाँ पर अर्थ जो कि शायद यहाँ पर इन सिनोनियम में ढूंढने में मिल रहा है, उसका अर्थ आपको यहाँ पर समझना है। इसका क्या मतलब है? दम घोंट कर किसी को मार देना, ठीक है ना। तो डेडन मीन्स होता है शिथिल हो जाना, मतलब बिल्कुल काम ना करना, बॉडी का वो शिथिल पड़ जाना। स्टेबल मीन्स होता है दम घोंट कर मार देना या बुझाना। डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित कर देना, किसी के उत्साह को गिरा देना। र्यून मीन्स नष्ट हो जाना, खत्म कर देना। तो आप पता चल गया क्या सिनोनियम है आपका? स्टेबल होगा। इसके अलावा अगर हम सिनोनियम की बात करें तो चोक हो सकता था इसका एक अच्छा सिनोनियम, या फिर अगर मैं इसके अलावा और किसी की बात करूं तो चोक ही है, ठीक है, चलेगा, याद रखिएगा, चलेगा। हम आगे बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो फ्रॉम द इंग्लिश पोर्शन एंड द क्वेश्चन इज scribbling is a stage of option number A speaking, option number B listening, option number C writing, option number D reading। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राइटिंग। स्क्रिबलिंग मींस होता क्या है? स्क्रिबलिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग दैट कैन बी, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी राइटिंग जिसको कोई भी जो बच्चा होता है वो कैसे लिखे? जल्दी जल्दी लिखे और केयरलेसली लिखे। मतलब बोल सकते हैं द वे ऑफ हैंड राइटिंग दैट इज डन वाई क्विकली एंड केयरलेसली। समझ में बात आ रहा है? दैट इज कॉल्ड स्क्रिबलिंग। तो स्क्रिबलिंग इज द टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज डन क्विकली एंड केयरलेसली, मतलब लापरवाही और जल्दी जल्दी तरीके से लिखा जाने वाला ढंग स्क्रिबलिंग कहलाता है। ओके, तो ये किसका ढंग है? आपका राइटिंग का। चलेगा, हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 और मैथमेटिक्स पोर्शन का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राइट। तो देखिएगा इसका, इफ द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 15 then find the product of these 3 consecutive numbers। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उन तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, राइट। जल्दी से, आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस भी है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 120, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी है 125 एंड ऑप्शन नंबर डी है 105, राइट। तो जल्दी से आपके पास में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, और आपके पास में पूरे आपके पास में इसमें आपको टाइम मिलने वाला है पूरे 20 सेकंड का। जल्दी से आप करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, तो लगभग आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सबसे पहले मैं सही आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर है 120। लेकिन आया कैसे? 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, समझ में? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो आप सबसे पहले x मान लो, दूसरा क्या मान लो x+1, राइट, और तीसरा मान लिया मैंने x+2। कोई दिक्कत इसमें? अब पहली कंडीशन क्या दी गई है? इन तीनों संख्याओं का सम टोटल आपको दे रखा है 15, राइट। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 15, दैट मींस x प्लस x+1, राइट, और प्लस x+2 इक्वल टू कितना है हमारे पास? 15। तो x कितने हो गए आपके? 3x प्लस 3 इक्वल टू 15, राइट। अब हम देख सकते हैं तो 3 को हम क्या करेंगे? आपका ट्रांसफर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3, सो 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? 4 निकल आई कि नहीं आई? तो आपके जो तीनों नंबर है वो आपके क्या निकल के आ गए? एक हमारा 4 आ गया, 4 में 1 ऐड करो तो 5 आ गया, और 4 में 2 ऐड करो तो 6 आ गया। अब आपको क्या निकालना था? प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, दैट मींस 4 into 5 into 6, राइट। तो 4 5 are 20, 26 का कितना होता है? 120। सो राइट आंसर इट इज 120। सिंपल था कि नहीं था? तो कोई भी आपको जब लगातार नंबर मानने हो तो याद रखना, हम x, x+1, x+2, आप y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, राइट। लेकिन उसमें +1 और फिर तीसरे वाले में +2 करके ही आपको 3 क्रमागत संख्याएं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने होंगे। पहली कंडीशन में सम टोटल दिया गया था, उसको यूज करते हुए x की वैल्यू निकाली, तीनों नंबर निकाले, प्रोडक्ट निकाल दिया, राइट। समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। चलेगा, हम लास्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के मैथमेटिक्स पोर्शन का। ओके,
तो आप देखिएगा यहाँ पे विच इज द लीस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सबसे छोटा है, √3 and 2 and the power on third is 3, √2 and the √4 and the power on third is 3, right। इसका मतलब है करनी 3, करनी 2, घात है 3, करनी 2 घात आप समझ सकते हैं, करनी 4 और घात है 3। इनमें से आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। पूरे में 25 सेकंड आपको दे रहा हूं। ओके सो लगभग मैंने 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया है और आपने लगभग कर लिया होगा। तो इसका सही मैं आपको सबसे पहले आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब करड़ी 2 और घात पे 3। समझ में बात आ गया। अब इसको आपको करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को समझेंगे हम, राइट। तो देखिएगा आपको मैं बताता हूँ। ओके तो सबसे पहले इसको 3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख कैसे सकते हैं आप, 1/2। क्लियर है भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा इसको कैसे लगते हैं 2 और घात पे कितना लिखेंगे 1/3, वेरी नाइस। इसको कैसे ले सकते हैं 2 की घात 1/2, राइट, वेरी नाइस। और इस 4 को कैसे ले सकते हैं 4 की घात पे 1/3, राइट। अब हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो जो इनकी घात है उनको हमें समान बनाना होता है। क्या बनाना होता है, समान। तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो 1/2, 3, 2, 3, 2 और 3 का एलसीएम आप जानते कितना आता है, 6 आता है, राइट। तो 6 लाना है आपको डिनोमिनेटर में, हर किसी में। तो आप सोचिए 6 चाहिए हमें 2 में, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो हम ऊपर भी कितने का करेंगे 3 का, बन गया 6। अच्छा इस वाले में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो ऊपर भी कितने करना पड़ेगा 2 का, राइट। इसमें कितने का करना पड़ेगा 3, तो यहाँ पर भी कितने का 2 का। इसमें कितने करना पड़ेगा 2, तो इसमें भी कितने का करना पड़ेगा 2। आगे ना समझ में। अब हम देखते हैं तो कैसे बन गया आपका कंडीशन, कैसे बन गया 3/3/6 इंटू ओके कॉमा सॉरी 2 की पावर कितना हो गया 2/6 कॉमा। यहां पर आप देखिएगा 2 की पावर कितना हो गया, अगर मैं यहां पर बताऊं तो आपके पास में कितना हो गया 3 और 2, सॉरी यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3/6 कॉमा यहां पर 4 की पावर कितना हो गया आपका 2/6। क्लियर है बात, आगे समझ में। अब अगर आप देखें तो इनकी सभी के जो डिनोमिनेटर हैं हर हैं वो आपके बराबर हो गए। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो अंश का अंश में हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो 2 की पावर 2 की घात 1/6, राइट। फिर हम सोचो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 1/6, वेरी नाइस। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 की घात 2 की घात 1/6। तो अभी देखिए सभी की घातें सेम हैं। अब हमें अंदर का देखना है तो 3 की घात कितना होता है 27, राइट, सीधा सीधा सा निकाल ले रहे हैं। इसका 2 की घात आ रहा है 4, इसका आ रहा है 8 और इसका आ रहा है 16। तो सबसे छोटा कौन सा है 4 वाला, मतलब कौन सा वाला ए वाला, मतलब कौन सा वाला ए वाला, मतलब कौन सा वाला ए वाला। और ए वाला कौन सा नंबर था आपका 2 और घात पे कितना लिखा हुआ था 3। समझ में आता है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, राइट। क्लियर है आपका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, right। So hope so most of the students attain the 10 out of 10 in this aptitude test, and I can say that the students that are attempting this aptitude test from the aptitude test number 1 and in the today's test, so they are also improving their aptitude. Okay, yes or no? They are improving in Hindi, they are improving in English, in mathematics, in current affairs. Yes or no? If you are liking my videos, if you are liking my way of teaching of my videos, so please subscribe my channel and tell others to subscribe my channel and support my journey. Please, it is my humble request. Thank you. Jai Hind.